हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री प्लस पर। मैं हूं मोहन दोस्तों, और मैं हूं 2 बार यूजीसी नेट क्वालिफाइड। ये आज हम बात करेंगे जो हमारा एचसीएस का एग्ज़ाम हुआ है आज, उसका फर्स्ट पेपर। जितने भी हिस्ट्री क्वेश्चन आए हुए हैं, हम हिस्ट्री क्वेश्चन की ही बात करेंगे दोस्तों। इस पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चन आए थे तो उनको विद डिटेल करेंगे, कैसे क्या हुआ, कैसे क्यों इसका आंसर हुआ। तो सारी डिटेल समझेंगे। एक भी क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा गलत नहीं है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, सारे ही क्वेश्चन सही हैं। तो ये फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं, सेकंड अभी चल रहा है, तो हम फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लक्ष्मी स्वामीनाथन, और ये सभी इनको मैच करना था, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। अगर आप लक्ष्मी स्वामीनाथन जी की बात करते हो तो ये हैं दोस्तों आईएनए की एक जो महिला ब्रिगेड का इन्होंने नेतृत्व किया था। तो ये लेडीज़ थी उस टाइम पे उनके सेना के अंदर। और मैडम कामा जो हैं, इन्होंने विदेशी धरती पर क्या किया था, सर्वप्रथम राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। जर्मनी के स्टुटगार्ड जो एक वहाँ पर प्रोग्राम हुआ था हमारा समाजवादी, तो उसके अंदर समाजवादी कांग्रेस के अंदर इसको इन्होंने ऐसा किया था वहाँ पर। अरुण आसफ अली की जब बात करते हो आप, तो 1942 के अंदर ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने झंडा आरोहण किया था। और ये भूमिगत आंदोलन की एक नेता थी। जब गांधी जी वगैरह जो आंदोलनकारी थे उनको पकड़ लिया जाता है 8-9 अगस्त 1942 को, जब भारत छोड़ो चल रहा होता, तो उनको जीरो हावर अंग्रेजों ने एक कोड वर्ड यानी कि एक वो चला लिया था इन्होंने। तो उसके जीरो हावर के दौरान इन्होंने क्या किया था, इन सबको पकड़ लिया था। लेकिन ये अरुण आसफ अली, राम मनोहर लोहिया जैसे आंदोलनकारी बच गए थे, तो उन्होंने भूमिगत रहकर कार्य किया था। तो ये इन्होंने एक रेडियो प्रसारण भी किया था, जिस पर ये अपनी सूचनाएं, गुप्त सूचनाएं देते रहते थे कि कैसे क्या करना है। तो ये थी इनकी बात। और बीना दास की अब बात करते हो तो इन्होंने कैप्टन जैक्सन की जो हत्या की थी। तो आप एक को 3 से देखिए, एक में 3 तो 2 बार आया है, 2 का देखिए, 2 का 4। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। सेकंड क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से जो प्रसिद्ध काकोरी केस में फांसी की सजा किन किन को दी गई थी। काकोरी केस की जब बात करते हैं दोस्तों, ये 8 अगस्त को हुआ था। 8 अगस्त 1925 को हुआ था ये केस। तो इसमें क्या था, लूट की गई थी जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनके द्वारा। तो उनको पकड़ लिया गया था दोस्तों बाद में। तो उसके अंदर जो शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, राजेंद्र लहड़ी शामिल थे, अशफाक उल्ला शामिल थे, और ठाकुर रोशन सिंह शामिल थे। भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें शामिल थे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, जो इस क्वेश्चन के अंदर है, जो सुभाष चंद्र बोस कह रहा हूँ दोस्तों में, जो चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, ये यहाँ से फरार हो गए थे। लेकिन इन चारों को जो है फांसी दे दी गई थी। 1, 2 और 3 और 5 दोस्तों 20 का राइट आंसर है। 5 यहाँ पर देखिए आप, ठाकुर रोशन सिंह। और इनको अलग अलग जेल में फांसी दी गई दोस्तों। सबसे पहले आप अशफाकुल्ला की जब बात करते हो, तो सबसे पहला ऑन रिकॉर्ड मुस्लिम है जिसको फांसी दी गई थी। सबसे पहला मुस्लिम है ये। अगर आप इसकी बात करते हो तो सबसे पहला मुस्लिम है ये। और भगत सिंह तो आपको पता ही है, इनको बाद में फांसी मिली थी, जो अलग से इन पर केस चला था, लाहौर षड्यंत्र केस। तो वो चीज़ अलग हो गई। राम प्रसाद बिस्मिल को जैसे गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी, अशफाकुल्ला को जैसे। तो राइट आंसर बी है। अब 27 देखिए, बम्बई में जो दादोबा आत्माराम जो पांडुरंग थे, इनके द्वारा किस सामाजिक सुधार संस्थान की स्थापना की गई थी। और एम जी रनाडे जो थे, इनके साथ जुड़ने के बाद यह लोकप्रिय हो गया था। तो दोस्तों ये था प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना हुई थी 1867 के अंदर बम्बई में। तो बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। और इनके जुड़ने के बाद जब एम जी रनाडे यहाँ पर इनसे जुड़ गए, तो इसकी संख्या काफ़ी बढ़ गई और ये काफ़ी फेमस हो गया था प्रार्थना समाज। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। 28 देखिए, निम्न में से जो प्राचीन भारत में लेखकों और पुस्तकों का गलत मिलान देखना है, कौन सा गलत मिलान दिया गया है। तो बात करते हैं मृच्छकटिकम की। इसका जो है लेखक जो है शूद्रक है दोस्तों, ये बिल्कुल सही दिया गया है। ये मृच्छकटिकम एक नाटक है, जो नायिका विहीन नाटक है दोस्तों। ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि नायिका इसके अंदर किसी भी नायिका का किरदार इसके अंदर नहीं है। बुद्ध चरित्र की आप बात करते हो तो अशोक घोष ने लिखा था, ये कनिष्क का दरबारी रहा है। रघुवंशम की आप बात करते हो तो ये कालिदास ने लिखी है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। और इसको लिखा था दोस्तों कालिदास ने, रघुवंशम को। और ये कालिदास जो हैं चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में ये रहे हैं। चंद्र सेकंड का दरबारी थे। नवरत्नों में भी ये शामिल थे इनके। तो कादम्बरी की बात करते हो दोस्तों, ये हर्षवर्धन के टाइम में जरूर लिखी गई है। यहाँ पे हर्षवर्धन बिल्कुल सही है, लेकिन हर्षवर्धन ने लिखी नहीं है। तो ये लिखी थी दोस्तों बाण भट्ट ने। तो बाण भट्ट इसका राइट आंसर है दोस्तों, बाण भट्ट ने इसको लिखा था। तो बाण भट्ट इसका राइट आंसर है। और डी ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ये मैचिंग में नहीं हो रही है। तो डी इसका राइट आंसर है। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड जरूर है, लेकिन लिखने वाले हर्षवर्धन नहीं है, ये बात यहाँ पे नोट करने योग्य थी।
तो 29 देखें, निम्न में से भारत में मंदिर स्थापत्य की 3 जो प्रमुख शैलियां हैं वो कौन कौन सी हैं। जो 3 शैलियां हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर नागर, बेसर और द्रविड़, ये यहाँ पे 3 हमारे यहाँ शैलियां हैं दोस्तों। जो नागर शैली की बात करोगे तो ये विंध्याचल से लेकर के, और ये दोस्तों जो हमारे हिमालय से लेकर विंध्याचल के बीच में है, इन दोनों एरियाज के बीच में है। और जो बेसर शैली की आप बात करते हो, ये विंध्य की पहाड़ियों से लेकर के ये कृष्णा नदी के बीच तक है। और जब आप बात करते हो दोस्तों द्रविड़ शैली की, तो द्रविड़ शैली जो है कृष्णा नदी और जो कावेरी नदी है इनके बीच की जो शैली है, एक कावेरी इनको बोलते हैं। अगर आप बेसर का अलग से नाम दोस्तों याद करना चाहो तो बेसर को जो खच्चर शैली भी बोलते हैं। खच्चर शैली इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर है, यानी कि नागर और द्रविड़ को मिला करके बेसर शैली बनी है, यानी कि दोनों की विशेषताएं बेसर के अंदर है। तो ये इसका राइट आंसर है। तो ये दोस्तों अलग क्वेश्चन था हमारा, हम हिस्ट्री के ही क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन काल में जो हरियाणा क्षेत्र के किस नाम से जानते थे, तो ये दोस्तों हमारा राइट आंसर तीनों है। ब्रह्मवर्त भी बोलते थे, आर्यावर्त भी बोलते थे, ब्रह्मोदेश भी। तो राइट आंसर डी है इसका। बालू के नाम से जो प्रख्यात बलराम जाट को नवाब बख्शी और राव की उपाधि किसने दी थी, तो ये दी थी दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला ने। ये आप 1739 के लगभग इसको ये उपाधि दी गई थी। और ये बल्लभगढ़ जो हमारा बना हुआ है दोस्तों, ये इनके नाम से ही फेमस है। बल्लभगढ़ जो हरियाणा के अंदर है बल्लभगढ़, तो ये इनके नाम से बना हुआ है। उन्होंने स्टोन फोर्ट और बल्लभगढ़ के अंदर जो स्टोन फोर्ट बना हुआ वो इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। जो बलराम जाट है इनका जो उपाधि मिली थी। तो निम्नलिखित में से कौन गंधार कला शैली का प्रतिनिधित्व करता है, तो गंधार शैली की बात हो रही है। सबसे पहले गंधार शैली की बात करते हैं। इसको यूनानी बौद्ध कला भी इसको बोलते हैं, यूनानी बौद्ध कला भी इसको बोलते हैं दोस्तों। और ये भारतीय विषय हैं, इसमें जो भारतीय विषय जो भी हैं हमारे, उनको यूनानी ढंग से इसमें व्यक्त करते हैं, यानी कि चित्रकला जो भी है यूनानी ढंग से की गई है। अपोलो का जो अपोलो इनका देवता है यूनानियों का, उस टाइप से बुद्ध को दिखाया गया है, यानी कि घुंघराले बाल हैं, कुछ इस टाइप से नाक नक्शा वगैरह बनाया गया है। और बात करते हैं कला की, तो इसके अंदर दोस्तों जो पत्थर का यूज हुआ है वो काला सलेटी पत्थर है, काला सलेटी पत्थर है, उसका यहाँ पर यूज किया गया है। और 7 इसके केंद्र हैं दोस्तों इंडिया के अंदर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये है बामियान बुद्ध, क्योंकि यहाँ पे बामियान बुद्ध जो है ये एक उन 7 केंद्रों में से एक है। और यहाँ पर जो मूर्ति थी दोस्तों वो बुद्ध की खड़ी हुई मूर्ति थी, इस टाइप से कुछ पत्थर के अंदर, वो पत्थरों काट करके बनाई गई थी। आप नेट पे भी अगर सर्च करते हो तो इस टाइप से वहाँ पर बुद्ध खड़े हुए थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है दोस्तों, ये क्योंकि ये बामियान जो है ये क्षेत्र अफगानिस्तान में पड़ता है, तो जो तालिबानी है वहाँ पे, तालिबानियों में जो मोहम्मद उमर था एक, तो उसने इसको तोड़वा दिया है, यानी कि ब्लास्ट करा दिया था, इसको तोड़वा दिया है। आज ये नहीं है, आप इसकी फ़ोटोज़ वगैरह ही देख सकते हो। तो ये दोस्तों बामियान इसका राइट आंसर रहेगा। और ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, नेट में कई बार आता है दोस्तों। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हो, और जैसे एचटेट हमारा अभी हरियाणा में होगा, तो हम एचटेट पे फोकस करेंगे दोस्तों। वर्ल्ड की वीडियो में मैं डालने वाला हूँ, हमारे जो वर्ल्ड आता है हमारा एचटेट के अंदर, तो आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल को। तो महात्मा गांधी को सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, वो वर्ष कौन सा है दोस्तों, तो इसमें बेलगाम अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1924 में। इसमें जो है यहाँ पर गांधी जी को बनाया गया था अध्यक्ष पहली बार। और ये दोस्तों वही बेलगाम क्षेत्र है जहाँ से तिलक ने अपना होम रूल आंदोलन भी चलाया था 28 अप्रैल 1916 को। तो इम्पोर्टेंट था ये चीज़, बिल्कुल इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे अगर बात करते हो, आज यहाँ पर वीर सोदा स्मारक बना हुआ है, वीर सोदा एक स्मारक भी यहाँ पर बना हुआ है आज के टाइम में इस चीज़ को लेकर के। और यहीं बेलगांव के अंदर दोस्तों क्या हुआ था, विष्णु दिगंबर जो पुरस्कार है, जो शास्त्रीय संगीत के नाम से इनके नाम से एक पुरस्कार भी दिया जाता है आजकल। तो इन्होंने वहाँ पर वंदे मातरम स्टार्ट किया था। सबसे पहले जो वंदे मातरम इन्होंने गाया था, यानी कि स्टार्ट किया गया था, इनके वंदे मातरम को गाने से बेलगाम अधिवेशन जो है स्टार्ट हो गया था। और यहीं पर गंगूबाई जो हंगल थी, एक छोटी सी लड़की, उन्होंने कन्नड़ में गीत गाया था, जो वो भी बेलगाम अधिवेशन के अंदर गाया गया था। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के आदेश के तहत जो हमजानामा के प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो अकबर के आदेश, सबसे पहले हमजानामा की बात करेंगे दोस्तों। जो हमजानामा
स्टार्ट हुआ था, ये हुमायूं ने इसको बनवाना स्टार्ट किया था, यानी कि चित्रित करवाना स्टार्ट किया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ था, तो अकबर आ गया था, तो अकबर ने भी इसको जारी रखा और उसने मीर सैयद अली और अब्दुल समद दोनों को ये कार्य दिया था। तो सबसे पहले आप बात करोगे तो सर्वप्रथम सबसे पहले मीर सैयद अली और जो मसूर था, इन दोनों ने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन पूरा करने वाला अब्दुल समद है इसको। तो अब्दुल समद आंसर में दिया गया है, तो यही दोनों इसके राइट आंसर रहेंगे। और ये लिनन के कपड़े पर बनाया गया था दोस्तों, लिनन के कपड़े पर इसको चित्रित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 100 चित्रकार थे वैसे इसको बनाने वाले, लेकिन मेन जो है मेन का नाम आगे आता है हमेशा। और ये जो हमजानामा है दोस्तों, ये 12 खंडों में तैयार हुई है और 100 इसको चित्रकारों ने बनाया था। और दास्तान अमीर हमजा इसको बोलते हैं, जो अरब का एक महाकाव्य है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और फारसी का इसका अनुवाद जो है हमजानामा के नाम से मशहूर है। तो ये था हमारा दोस्तों अकबर के टाइम में क्वेश्चन। सातवाहन काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया, तो यहाँ पे प्राकृत जो भाषा है दोस्तों, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा थी और इनके अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं उनमें भी प्राकृत भाषा का यूज़ हुआ है। तो ये सातवाहन काल की बात हुई। सातवाहन काल को जो है सिमुक ने स्थापित किया था, सिमुक संस्थापक था इसका, इम्पोर्टेंट है। और जो ये माता के नाम पर इनके नाम रखे जाते थे, जैसे आप वशिष्ठिपुत्र पुलवामी हो गया, गौतमी पुत्र सातकर्णी हो गया, तो ये आगे जो नाम लगे हुए हैं ये माताओं के नाम है, यानी इनका जो समाज था उस टाइम पे मातृ सत्तात्मक था। तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इन्होंने सोने के सिक्के, वो दोस्तों सोने कह रहा हूँ, वो सिक्के जो जारी किए थे इन्होंने, शीशे के और प्रोटीन के शीशे भी इन्होंने ही जारी किए हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार इनके बारे में क्वेश्चन आता है। और आप बात करते हैं 79 क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है। तो इनके अंदर जो राइट आंसर दोस्तों, ये कोट दीजी जो है ये प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है। बाकी जो 3 की 3 है ये प्राक हड़प्पा, सोथी, जोब और आमरी जो है ये तीनों क्या है, प्राक हड़प्पा सभ्यता। कोटदीजी इसको नहीं बोलते, जो कोटदीजी है वो इसमें नहीं आती, क्योंकि जो दोस्तों ये आप बात कर रहे हो प्राक हड़प्पा की, ये बात हो रही है दोस्तों नवपाषाण काल और हड़प्पा, यानी कि नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा के बीच की जो बच गया टाइम, उसमें ताम्रपाषाण संस्कृति आती है। और ये जो तीनों दी गई हैं ये ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ दी गई हैं। इसके बीच का टाइम पीरियड जो है ताम्रों का है, ताम्रपाषाण संस्कृतियों का है। 80 देखिए, किसने फार्कशियर के दरबार में इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया था। तो ये दोस्तों नेट में क्वेश्चन आ चुका है, ये जॉन सुरमन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि टॉमस रो दोस्तों आपको पता ही है, ये जहांगीर के टाइम में, रॉबर्ट क्लाइव तो बहुत पहले हो गया, यानी कि 1757 के लगभग है ये। और ये औरंगजेब ये अलग सा कुछ आया है दोस्तों, इसको आप खुद चेक कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है गलत सुमेलित दिया गया है। गलत की हम बात करेंगे जब भी दोस्तों, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको जब गलत देखोगे तो रामोसी जो विद्रोह हुआ है ये चित्तूर सिंह ने 1822 में किया था, ये बिल्कुल सही है। और ये जो है 41 तक चला था, 1841 तक। इसके अंदर चित्तूर सिंह, नरसिंह और उमाजी थे, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये नेट में आया हुआ है दोस्तों, ये नेट का क्वेश्चन इन्होंने डाला हुआ है, इस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में हुआ था। अगर आप बात करते हो संथाल विद्रोह की, तो यहाँ पे जो राइट आंसर दिया गया है दोस्तों, इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, यहाँ पे संथाल विद्रोह होगा, क्योंकि बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह से संबंध रखता है। तो यहाँ पे ये जो है गलत दिया गया है। तो बाकी 3 सही सुमेलित हैं, कोल विद्रोह, बुद्धो भगत और रंगपुर विद्रोह, ये बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो ये यहाँ पे 20 का राइट आंसर रहेगा, क्योंकि सिद्धू कानू जो है दोस्तों, सिद्धू कानू ने संथाल विद्रोह किया था। सिद्धू और कानू है, इन्होंने संथाल विद्रोह को किया था, ना कि बिरसा मुंडा ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अहरार जो आंदोलन है उसके बारे में जो कौन सा कथन जो है वो सत्य है, इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है। तो अब बात करते हैं मोहम्मद अली, जो इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। पहला बिल्कुल सही दिया गया, क्योंकि इसके मोहम्मद अली जो है ये इसके संस्थापक सदस्यों में इनके साथ थे। इनके सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की। इसकी स्थापना 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में हुई थी दोस्तों, ये सही दिया गया है, क्योंकि ये 1906 में बंगाल में चला था, तो ये प्रारंभिक दशक में ही आ जाएगा। इसने अलीगढ़ आंदोलन के राजपक्ष समर्थक राजनीति का समर्थन किया, तो ये यहाँ गलत दिया गया दोस्तों। इसके सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की, ये बिल्कुल सही दिए गए हैं दोस्तों। क्योंकि अगर आप इनके उद्देश्य की बात करते हो, जो अहरार वाले थे, तो इन्होंने क्या किया था, प्रोत्साहन दिया था राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिमों को,
कि आप भी भाग लें, तो इसके हिसाब से आप भागीदारी की जब बात करोगे तो ये बिल्कुल सही बात यहाँ पे बोली गई है। और ब्रिटिश राजभक्ति को इन्होंने हतोत्साहित, यानी कि ब्रिटिशों का इन्होंने कट्टर विरोध किया है। जो ब्रिटिशों की आप बात करोगे तो इन्होंने उसको हतोत्साहित किया है, उनकी नीतियों को। अगर आप अलीगढ़ आंदोलन की जब बात करते हो तो अलीगढ़ वालों ने ब्रिटिशों की नीतियों का पालन किया है और कांग्रेस का हमेशा विरोध किया है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3 ही इसका राइट आंसर, यानी कि बी रहेगा इसका राइट आंसर। आप बी इसका राइट आंसर चेक कर सकते हो। सूफी संतों का काल अनुक्रम आया हुआ है दोस्तों, इनको काल के हिसाब से लगाना था। जब आप बात करते हो सबसे पहले हम देखेंगे मोइनुद्दीन, ये सिज्जी तो दिया गया है, ये चिश्ती को बोलते हैं दोस्तों, मोइनुद्दीन चिश्ती को बोला गया है ये। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का जो टाइम पीरियड है वो है दोस्तों इनमें से 1143 में ये भारत आए थे, नहीं जन्म हुआ दोस्तों इनका सिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर 1143 में इनका जन्म हुआ। तो सबसे पहले ये आएंगे। उसके बाद जो आएंगे निज़ामुद्दीन औलिया की अगर हम बात करते हैं तो निज़ामुद्दीन औलिया का एक बार टाइम देखते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया जो हुए हैं दोस्तों, ये हुए हैं जैसे बरनी के गुरु हुए हैं ये, और जो मीर खुसरो हैं उनके गुरु थे ये। इनका जन्म हुआ है 1236 में, और कई बार आता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म बदायूं के अंदर हुआ था। बदायूं आपको याद रखना है। और इसके जो दोस्तों जो फरीद हैं, फरीद निज़ामुद्दीन औलिया के गुरु हुए हैं ये। इनका टाइम पीरियड पता नहीं चलता क्योंकि इनका कोई प्रॉपर टाइम पीरियड नहीं दिया गया, लेकिन इनकी मृत्यु की डेट हमें पता चलती है जो। तो इनकी जो मृत्यु का टाइम पीरियड है दोस्तों ये है 1200 लगभग 56 के करीब इनकी डेथ हुई है फरीद की। तो जब भी आप फरीद की बात करते हो 1265 में हुई है दोस्तों इनकी डेथ, 1265 में इनकी डेथ हुई है। और ये बलबन ने अपनी जो बेटी का विवाह इनसे कर दिया था, हुजैरा उसका नाम था, हुजैरा से इनका विवाह हुआ है। और नसरुद्दीन जो चिराग देहलवी हैं दोस्तों, तो इनकी अगर आप बात करोगे तो ये औलिया ने इनको यह उपाधि दी है। निज़ामुद्दीन जो औलिया है, यानी कि इनके गुरु जो है निज़ामुद्दीन औलिया हुए हैं, और इन्होंने इनको चिराग देहलवी की उपाधि दी थी। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक जब इनके ऊपर जब ये मरते हैं तो उनके शिविर में ये मोहम्मद बिन तुगलक के थे, थट्टा सिंध में जब इनकी डेथ हुई थी। तो फिरोज़ तुगलक को राजा बनवाने में नसरुद्दीन चिराग देहलवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो इसके हिसाब से जब आप देखोगे दोस्तों तो फर्स्ट पे आएंगे शेख निज़ामुद्दीन। और शेख निज़ामुद्दीन दोस्तों, ये शेख निज़ामुद्दीन जो सिज्जी दिया गया है ये थोड़ी क्लियर भी नहीं है पीडीएफ। तो दोस्तों इसके हिसाब से इसका आंसर देखते हैं। सेकंड पे यहाँ पे दिया गया है। और थर्ड देखिए एक बार, फरीद, हाँ ये दोस्तों राइट आंसर रहेगा कि फरीद जो है सेकंड पे आएंगे। फरीद के आगे जो शिष्य हुए हैं निज़ामुद्दीन औलिया हुए हैं, ये थर्ड पे हैं। और ये औलिया के भी शिष्य हुए हैं। तो लास्ट इसका आंसर रहेगा 2, इसका राइट आंसर रहेगा। 1931 में तिप्पेरा के जिला मजिस्ट्रेट जो स्टीवस की हत्या किसने की थी, तो ये की थी दोस्तों सुनीति चौधरी। और ये शांति घोष हैं। ये इंग्लिश में आप पढ़ोगे शांति दिया गया है, यहाँ पे संति लिखा है लेकिन शांति है, शांति घोष हैं ये। तो इन दोनों ने इनकी डेथ की थी दोस्तों। ये जो क्या थे, इनकी दोनों की एज 16 साल की एज थी इनकी, उस टाइम दोनों की ही 16 साल की एज थी। और ये क्या किया था, जब ये जो मजिस्ट्रेट स्टीवस था इनके ऑफिस में जाती हैं दोनों ये, और ये क्या करती हैं दोस्तों, वहाँ पे जा कर के एक पिटीशन देती हैं उनको कि आप क्या है हमारे स्कूल के अंदर क्या कीजिए, स्विमिंग का कंपटीशन करवाइए। और एक इनके हाथ में कुछ पर्चा वगैरह होता है, उसको लेकर के जब स्टीवस उसको पढ़ रहा होता है तो ये जहाँ इन्होंने बंदूक छिपाई होती है दोनों ने, तो ये निकाल करके बंदूक इसको मारती है। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा। और इनको क्या होता है, बाद में इनको 10-10 साल की, यानी कि 10 साल की इनको सज़ा होती है दोनों को। और ये घटना जो है 14 दिसंबर की है, 14 दिसंबर 1931। नाम आपने पढ़ ही लिया, त्रिपुरा के अंदर ये घटना हुई थी। 85 देखिए, गजनवी जो आक्रमण होता है गजनवी का, तो जो इसका टाइम पीरियड आपको पता ही है 900 के, यानी कि 1000 के लगभग में इसने 1024, 3, 8 ऐसे आक्रमण किए हैं। तो हरियाणा से गुजर कर ही जाता था और खैबर दर्रे से इसके सारे आक्रमण हुए थे गजनवी के। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ही गजनवी था। जब आप इसकी बात करोगे तो किस वंश का उस टाइम पे हरियाणा के अंदर राज था, तो जब आप राज की बात करते हो तो दोस्तों उस टाइम पे हमारे यहाँ पे तोमर राजपूतों का शासन था। तो राइट आंसर इसका ए है। एक बार इस चीज़ को समझ लीजिए कि तोमर क्यों थे उस टाइम पे,
अगर आप तोमरों की बात करते हो तो उस टाइम पर राजा तंवर था। राजा तंवर उस टाइम पे शासन कर रहा था हरियाणा यानी कि दिल्ली के ऊपर। तो दिल्ली पर जब शासन कर रहा था तो उसको, राजा तंवर को हराने वाला जो शासक है, चौहानों का जो शासक है, वो है विग्रह विग्रह राज फोर्थ है। और इसने हराया था दोस्तों 1150 से 1164, इसका टाइम पीरियड है। जब आप इनकी बात करते हो, दोनों के बीच में जब लड़ाई हुई थी इन दोनों के, तोमर और चौहानों के बीच, तो विग्रह राज जो फोर्थ था वो जीत जाता है और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है, यानी कि हरियाणा के एरिया भी इसके अंडर में आ जाता है। लेकिन जब आप गजनवी का टाइम पीरियड देखते हो तो हमने बात की है कि वो 1008 1024 के लगभग यहाँ पे आया। तो उस टाइम पे तोमर थे यहाँ पर। लेकिन जब भी गौरी की बात होगी तो गौरी के टाइम पे आपको पता है यहाँ पर चौहान आ गए थे। जैसे विग्रहराज चतुर्थ जो जीत गया था, उसके बाद आपको पता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय वगैरह जो मेन मेन इनके शासक हुए हैं। और त्रायनी की लड़ाई 1191-92 आप दोनों आप अच्छे से जानते ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्ति संत नामदेव के बारे में जो कथन सत्य दिए गए हैं, कौन कौन से सत्य हैं? तो आप जब भी दोस्तों इनकी बात करोगे तो आपको ये देखना होगा कि ये कहाँ से संबंध रखते थे। तो आप सबसे पहले देखिए, जो जो संत नामदेव थे दोस्तों, ये गुजरात के नहीं थे, यहाँ पे गलत दिया गया है। ये सतारा के अंदर, सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है। सतारा महाराष्ट्र के अंदर एक गांव था नरसी बहमनी, नरसी नरसी बहमनी गांव है, वहाँ से ये संबंध रखते हैं। तो ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। और पंढरपुर में ये विट्ठल की पूजा करते थे, विट्ठल भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं। तो ये सही दिया गया है। ये दर्जी के पुत्र थे, क्योंकि ये दोस्तों इनके पिताजी जो थे दर्जी थे और इन्होंने कई अभंग लिखे। तो अभंग बोलते हैं जो मराठी में कुछ रचनाएं लिखी गई हैं मराठी भाषा में, उनको अभंग बोला गया है और इनकी रचना इसमें शामिल है। तो ये चीज़ जो है 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर रहेगा। और जब आप इनकी बात करोगे दोस्तों, ये सगुण संत हैं और इस्लाम धर्म का इनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव था। और इस्लाम धर्म का इनके ऊपर प्रभाव के साथ साथ आप बात करते हैं इनकी निजी लाइफ की। जब स्टार्टिंग में ये जब पहले सबसे पहले ये डाकू थे और एक संत की विचारधारा के कारण ये चेंज हो गए थे। और यहाँ अब बाद में अब इन्होंने पंजाब में आकर ये बस गए थे। तो आप सेकंड देखिए कौन से में नहीं दिया गया। सेकंड यहाँ पे भी दिया गया है, सेकंड यहाँ पे भी दिया गया है और सेकंड यहाँ पर भी दिया गया है, लेकिन ये हमारा गलत हो रहा है। तो आंसर हमारा सी है दोस्तों। 1, 3 और 4 राइट आंसर है इसका। दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन, मेरे ख्याल से और नहीं है हिस्ट्री के। दोस्तों अगर आप यूजीसी नेट पीजीटी हिस्ट्री वगैरह की आप तैयारी करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।